बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान महा इकबाल। 10 सितंबर को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद इन अरकान को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ईवान की कार्रवाई में शिरकत के लिए कौमी असेंबली पहुंचा दिया गया है, जहां इन अरकान को सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया गया। कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए इन अरकान की जानिब से अपने साथ पेश आने वाले वाकयात के हवाले से ईवान को आगाह किया गया। कौमी असेंबली के इजलास में JUI और उनके जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी शिरकत की गई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की है और ये मुतालबा भी किया है कि इस वाक़े के बाद ईवान को कम अज कम 3 दिन के लिए एहतजाजन बंद किया जाना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जो ईवान अपने अरकान की हिफाजत नहीं कर सकता, वो ईवान अवाम की हुकूक की हिफाजत क्या करेगा। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हुकूमती इस्लाहाती पैकेज को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है या फिर अदलिया के अंदर है या ब्यूरोक्रेसी के, तो सब गलत है और किसी भी सूरत जजेस की उम्र की हद बढ़ाने की हिमायत नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली को मुखातिब करते हुए कहा कि माजी में आप हमें इस बात पर तनकीद का निशाना बनाते थे, तो आज आप कैसे जजेस की उम्र बढ़ाने के लिए वोट देने को तैयार हो गए। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी साहब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा नदीम कुरैशी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा नदीम कुरैशी आपसे। नदीम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कल का एहतजाज मनसूख कर दिया गया है, वजूहात कुछ हमसे शेयर कीजिएगा, क्या खदशात हैं, क्योंकि आपको नहीं लगता कि एक दफ़ा जलसे का ऐलान कर दिया जाना, एहतजाज का ऐलान कर दिया जाना, बाद में उसको पोस्टपोन करना, सपोर्टर्स जो हैं आपके, जो आपके वोटर्स हैं, वो खुद भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह नहीं, ना हमारे सपोर्टर कंफ्यूज है, ना हमारे वोटर्स ने कंफ्यूज होना है। आज अगर कंफ्यूज है तो हुकूमती जमातें, हुक्मरान, साहिब इक़्तिदार और इख्तियार लोग कंफ्यूज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पिछले 22-23 माह से ऑलमोस्ट 28 साल से एक सियासी जदोजहद कर रही है। हर चीज मीडिया के सामने है, बहुत सारी चीजें आप दिखा पा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी मजबूरी आप नहीं दिखा पाते, लेकिन लोगों को सब हर चीज का अंदाजा है। हमने अब लाहौर के जलसे को जो अनाउंस किया है, हमारी कोशिश है कि अब लाहौर का जलसा भरपूर तरीके से किया जाए। जैसे इस्लामाबाद के जलसे के बाद 3-4 रोज से हुक्मरानों को होश नहीं है, हुक्मरान बड़े परेशान हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि जलसे की तादाद, लोगों का वहां जमे गफीर का इकट्ठा होना, पाकिस्तान भर से लोगों का एक ऐसे शख्स पर एतमाद करना जो जेल में बंद है, जिस पर मुकदमात की सेंचुरियां कायम कर दी गई हैं, जिसकी तमाम लीडरशिप को जेल में डालने का प्लान किया गया है। और फिर आपने देखा कि जलसे के फौरन बाद हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को जिस तरह से असेंबली के अंदर दाखिल होकर पहले पूरी असेंबली को हॉस्टेज बनाए रखा गया और फिर असेंबली के अंदर से उनको गिरफ्तार किया। तो ये सारी बदहवासियां बता रही हैं कि अगर कंफ्यूज है, अगर कोई डिस्टर्ब है, अगर किसी से फैसला साजी नहीं हो रही, तो वो पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान है। ठीक है जुल्फिकार भट्टी साहब, मैं समझता हूँ आज हमसे ज्यादा ठीक है। नदीम साहब ये कह रहे हैं कि अगर कंफ्यूज्ड है तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमती अरकान कंफ्यूज्ड है इस वक्त। और उमर अयूब भी आज कह चुके हैं कि आज इस्लामाबाद ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जो ये सारा अमल आया है, शुरू हुआ था गिरफ्तारियों का, तो हमने स्पीकर को भी कॉन्फिडेंस में लिया था, लेकिन उसके बाद स्पीकर साहब किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैंने तो बड़े अच्छे तरीके से सारी सूरत हाल को हैंडल किया। देखें, ये मेरे भाई हैं PTI वाले दोस्त, इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है और ये आज की सिचुएशन को तो मद्देनज़र रखते हैं। ये आप देखें, ये 2018 में ये कंफ्यूज थे या नहीं कंफ्यूज थे। 2018 में इन्होंने असम्बली के साथ क्या हाल किया, इन्होंने असम्बली के जंगले तोड़े या ना तोड़े। इन्होंने अभी तक 2013 में इलेक्शन हुए और 2014 में इन्होंने यहाँ पे D चौक में धरना दे दिया। अभी तक कौम वो नहीं भूली जब ये रेडियो पाकिस्तान पे हमला हावर हुए। अभी लोग नहीं भूले कि जब ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का हाउस के गेट तोड़े, इन्होंने कहा कि हमें थर्ड एम्पायर की हमायत हासिल है। अभी ये नहीं भूले कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो अगर टेलीफोन टेप होते हैं तो उसमें क्या मज़ाक़ा है।
इन्होंने हर वो काम किया जिसका अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखें, कंफ्यूज की बात या नॉन कंफ्यूज की बात नहीं है। देखें, इनको जलसे की गवर्नमेंट ने और हुकूमत ने इजाज़त दी, इनको जलसा करना चाहिए था, लेकिन जो ज़ुबान वज़ीर आला KPK ने इस्तेमाल की, सहाफ़ियों के बारे में वो ज़ुबान इस्तेमाल की, उसके बाद उन्होंने पंजाब के बारे में और पंजाब पे हमला आवर या धावा बोलने के बारे में कहा, और फिर मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहब के बारे में, अपने वज़ीर आला के बारे में, एक ख़ातून के बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। इसके बाद फ़ौज के बारे में यहाँ तक कहा गया कि जी ये उनकी कमांड जो है वो अब KPK अमीनपुर गंडा करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं, आज देखें, आज एक बयान चल रहा है कि अमीनपुर गंडा ने कल ये कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। अब देखें, सूबा है और सूबा फेडरेशन का काम है, सूबे का काम नहीं है। अगर देखें, एक SOPs हैं, हर हुकूमत के हैं, हर सूबे के हैं, हर इदारे के हैं, हर सिस्टम के हैं। इन्होंने एक इंतशार की सियासत की है और इन्होंने पूरी कौम को कंफ्यूज किया हुआ। ये कहते हैं ना, लेकिन पार्लियामेंट में जो सूरत हाल पेश आई वो तो पहली बार हुआ कि पार्लियामेंट में इस तरह से पुलिस दाखिल होती है और अरकान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान भी आज बड़ा गर्जे बरसे उन्होंने कहा है कि इस वाक़े के बाद कम से कम ईवान को 3 दिन तक बंद रहना चाहिए। बड़ा और गंभीर ये मामला है। देखें, ये इसके पार्लियामेंट में जो मसला हुआ, इस पे परसों पूरी पार्लियामेंट ने, जिस पे हमारी हुकूमती पार्टियां भी थी, उस प्रोसीजर को, जिस तरीक़ाकार के साथ जो है वो अवामी नुमाइंदगान या MNAs को गिरफ़्तार किया गया PTI के, इसकी सारी की सारी पार्टियों ने और पूरे ऐवान ने इस प्रोसीजर की मुखालफत भी की। उस पे स्पीकर साहब ने एक्शन भी लिया। आपको पता है कि वहाँ पे लोअर स्टाफ में भी जो लोग इन्वॉल्व थे, CDA में के लोग भी जो इन्वॉल्व थे, उसके अलावा जो वहाँ की जो सिक्योरिटी ज़िम्मेदारी जी थी उस पर उनके सिक्योरिटी इंचार्ज पे उनको भी मुअत्तल किया गया। और फिर 16 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई गई, जिसमें पूरी PTI को नुमाइंदगी दी गई और उस पर एक प्रोसीजर के तहत हाउस के जो एक अमन है या हाउस में एक अच्छी फिजा है उसको कायम रखने के लिए बनाया गया। और फिर आज मेरी 1 मिनट मुझे देना, और फिर आज प्रोटेक्शन आर्डर्स भी जारी हुए। आज वो ही अरकान असेंबली आज हाउस में मौजूद है। हुकूमत की तरफ से इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है, क्योंकि आवाजें ये उठ रही हैं कि हुकूमत इतनी गैर संजीदा है, पार्लियामेंट की इतनी बेदखली, ये सूरत हाल क्यों पैदा हो गई? अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो तकरीर की गई उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बैकफुट ना देखे नहीं देखें, ना हुकूमत गैर संजीदा है, ना स्पीकर साहब का रवैया किसी लिहाज से नॉन कोऑपरेटिव हुआ है। उन्होंने इस पे इंतहाई एक्शन लिया है। मैं वही बात फिर शुरू हो जाती है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप इनसे अगर ये मेरे भाई जो हैं इन्हें कुछ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में अगर हिस्सा लेते हैं तो इनको पता होगा कि मेरे पे मैं डॉक्टर था, मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए। मैं अपने RO के पास रिजल्ट लेने गया तो बाहर निकला तो मेरे पे 2 780 के मुकदमे थे। ये चीज़ें पॉलिटिक्स में इन्होंने एक आगाज़ किया था। इन्होंने एक यहाँ पे D चौक में 2018 में एक इंतशार का पौधा, एक जो आप कहते हैं एजेंसियाँ जो है इसमें इंटरफेयर कर रही हैं, जो कहते हैं इंतशार हो रहा है, जो कहते हैं ये अखलाकियात की पॉलिटिक्स नहीं हो रही, इन्होंने ये पौधा आके D चौक में लगाया था। और वो पौधा जो है वो घना हो गया। कल अली अमीन गंडापुर साहब मंजरे आम पर आए हैं और दोबारा से वो एक जारहाना अंदाज में हमें नजर आए। कभी वो सुपरिटेंडेंट को धमकियां लगा रहे हैं कि तुम्हारा मैं फिर अपडेट करूंगा, और फिर अफगानिस्तान के मामले पर वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं खुद बात करूंगा, अफगानिस्तान वफ्द लेकर जाएंगे। तो इस तरह तो फिर बेहतर नहीं है ना कि अगर एक सूबा एक मुल्क से बात करेगा, फिर क्या सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है? अभी डॉक्टर साहब ने 2 चीजें फरमाई। एक तो इन्होंने ये कहा कि जी 2018 का धरना और पूरी तफसील बयान की। अच्छा, PMLN के दोस्त हमेशा माजी में रहना पसंद करते हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान
25 करोड़ लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां की आबादी का 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है। अब नौजवान जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से पब्लिक वेलफेयर के कामों की तवक्को रखते हैं, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुआशी इस्तेहकाम की तवक्को रखते हैं, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की तवक्को रखते हैं। आपकी ये कहानियां सुन सुन के लोग इतने मुतनफिर हो गए हैं कि आज के हुक्मरान जो है वो पब्लिक में मूव नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझ पर 2 FIR हुई, ठीक है, गलत हुई क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं है वो क्या माहौल था, मैंने इनकी बात मान ली। लेकिन क्या अगर कोई ज्यादती जुल्म इनके साथ रवा रखा गया तो ये कौन से किताब और कानून में लिखा हुआ है कि वो ज्यादती और जुल्म मेरे साथ भी हो? जिन चीजों के आप खुद विक्टिम रहे हैं, आप क्यों चाहते हैं आपसे मुख्तलिफ सोच रखने वाला शख्स भी उसका विक्टिम बने? जहां तक इन्होंने बात की कि जी जलसे में बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई। नदीम साहब, आप ये कह रहे हैं कि चले इनके साथ भी अगर ज्यादती हुई, इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए, आपने ज्यादती का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो आप माजरत कहाँ है? क्या इस पर माजरत करेंगे अगर इनके साथ भी ज्यादतियां हुई और वही अमल आपके साथ हो रहे हैं? इनके साथ आप तकबुल कर लें, अगर इन पर मुकदमात बनाए गए थे सियासी, मैं बिल्कुल माजरत करने में तैयार हूं। इन पर तो मुकदमात मनी लॉन्ड्रिंग के थे, पाकिस्तान के असास से लूट कर, मैं लूटने का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करूंगा, इन्होंने खुद ही कहा ना, जब इनसे कहा गया मियां नवाज शरीफ साहब से कि आप मनी ट्रेल दें, कि आपने ये जो इवन फील्ड्स के महलात बनाए हैं, तो आप तो कहते थे ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बता दिया कि ये जराए हैं, और वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, हम रुकन असेंबली थे पंजाब में, तो मैंने खुद उनकी गुफ्तगू सुनी थी। बाद में जब कोर्ट पे हियरिंग हुई पानामा की, एक तफरीह खत के अलावा कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं था जो जिन्होंने वो मनी ट्रेल का दे सके हों। तो इन पर तो जितने केस थे वो करप्शन के थे, एसेट्स बियॉन्ड मीन के थे, मनी लॉन्ड्रिंग के थे। तो इनके केसेस का तकाबुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब ये जो कल 10 MNAs पे मुकदमा दर्ज किया गया, आपने देखा कि गौर खान साहब ने किसी ASI की पिस्टल छीन ली है, मलिक आमिर डोगर साहब ने गाड़ी का टायर तोड़ दिया है, जरताज गुल साहब ने किसी ASI की छड़ी छीन ली है। जिन मुकदमात को आप कैसे उन मुकदमात से तकाबुल कर सकते हैं कि हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ साहब और उनकी मिसेज के अकाउंट में अरबों रुपए शिफ्ट हो रहा है, कोई शख्स बताने वाला नहीं है वो पैसे कहां से आए। तो मतलब मकसूद चपड़ासी कौन था? कौन लोग हैं जो डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी साहब के अकाउंट में 25 अरब रुपए जमा करवा देंगे और इनके इल्म में नहीं होगा? कौन शख्स है जो मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं? ठीक है, आपने बड़े अहम पॉइंट्स उठाए हैं। ये मैं जुल्फिकार अली भट्टी साहब से भी पूछूंगी, लेकिन पहले हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। आमिर हसन साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ हुकूमती अरकान है, ये सब आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। गुज़श्ता रोज जो सूरत हाल बनी, अली अमीन गंडापुर की तकरीर, फिर उसके बाद पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ, सब कुछ आपके सामने। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ मजलूम बन गई है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं आया। बहुत शुक्रिया जी। हम किस पे स्ट्रॉन्ग स्टांस लें? जब इतनी बेहुदा सियासत की जा रही हो तो क्या इस पे स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया जाए? हम तो एक अरसे से समझा रहे हैं कि सियासतदानों का काम तनाज़ात खड़ा करना नहीं है, उनका काम तनाज़ात का हल है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी पॉलिटिकल पोलराइजेशन रही है और हमने सामना किया। PMLN इस वक्त 80s में 90s में जब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, IGI बन रहा था, तो उस वक्त उनका भी लबो लहजा ऐसा था। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमेशा पीपल्स पार्टी ने कोशिश की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी की चेयरपर्सन भी बनी, कोशिश भी करती रही, और वजीर आजम से हटा के 17 सीटें दे दी गई। हम पार्लियामेंट में बैठे, हमने किसी किस्म का अदम इस्तेकाम पैदा नहीं किया। फिर उसका नतीजा ये हुआ कि मिसाक़ जमहूरियत हुई, जिसकी वजह से तमाम लोग इकट्ठे हुए, पॉलिटिकल पार्टीज, और हमने और PMLN ने मिलके एक आइन को दोबारा से रिवाइव किया। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सूरत हाल तो ये जी मेरा आपसे ही सवाल है। बिल्कुल जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना कि हालात इतने ख़राब है, मैं किस पर अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस दूं? तो मैं ये कह रही हूँ कि आप फिर सालिसी का किरदार अदा कर दें। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरफ नून लीग। आपको क्या लगता है कौन गलत है, कौन सही है? अब ये मामला कैसे हल होगा? देखिए, मैं यही बात कह रहा था, हमने जब मिसाक़ जमहूरियत किया उसके बाद आइन रीराइट किया, लेकिन 2012 से धरने से लेके आज तक पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिली, कोई गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर पा रही है। अब ये बैठना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो ना बैठने का इनकार करे वही गलत है।
और जो बैठने की दावत दे, देखे मियां शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तब भी इन्हें कह रहे थे आइए मिस आके मईशत करते हैं। आज भी हुकूमत इन्हें दावत दे रही है कि आइए बैठिए। देखिए जब तक आपकी जुबान, ये गंदापुर साहब तो अब वजीर आला बने हैं ना, पीपल्स पार्टी का 15 साल से वजीर आला है और मुखालिफ हुकूमत मरकज में रही है, लेकिन उस वजीर आला ने तो कभी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की मरकज के खिलाफ। तो ये चीजें हैं कि अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें, अपने मामलात को। आपको तो अभी साल भी नहीं हुआ, हमने 14 सालें जेल काटी हैं, इसके बावजूद हम बैठते भी थे, हुकूमत से मुज़ाकरात भी करते थे। किसी नदीम साहब, क्यों नहीं जुबानों को कंट्रोल किया जा रहा, क्यों नहीं इंतशार को खत्म किया जा रहा? बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने भी 14 साल जेलें काटी हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की गई। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, आप सिर्फ हमारे तहरीक इंसाफ के जलसे के अगले रोज जो फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थे और इनके तमाम गुजरा, आप उनकी तमाम पुस्तकों का अहाता करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। हमें अब अखलाकियात का दर्स तलाल चौधरी साहब देंगे तो मैं इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सकता हूँ। ये जरूर है कि कोई शख्स किसी की गुफ्तगू से उसको वो पसंदीदा नहीं समझता, लेकिन जब आप सख्त जुबान का इस्तेमाल गालियों की सूरत में देंगे और एतराज आप करेंगे सख्त जुबान वाले पर, तो इसको तो मैं तजाद ही कह सकता हूँ। मैं गुजारिश ये करूंगा, आज भी वक्त है। देखिए, हमेशा जो हाकिम वक्त होते हैं, अगरचे इस पर बड़ी डिबेट हो सकती है कि मौजूदा हुक्मरान अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं या एक साजिश के जरिए फॉर्म 47 का टीका इनके बातों पर लगा हुआ है। ये एक बड़ी डिबेट है, ये रहेगी, ये तारीख का हिस्सा है कि आज अगर किसी फेडरल मिनिस्टर से ये पूछा जाए कि जी आप हलफ दें कि नवाज शरीफ साहब अपनी सीट जीते हैं, तो हंस पड़ता है। अगर किसी शख्स से पूछा जाए कि बताएं जी चीफ मिनिस्टर पंजाब से अपनी सूबाई नशिस्त जीती है, तो वो उसके बाद जवाब नहीं है। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि हुक्मरान चूंकि साहिब इख्तियार होते हैं, और ये जो मौजूदा हुक्मरान है, जितना अंदाजा मुझे एज ए पोलिटिकल वर्कर हुआ, इनकी जो तरजीह है वो कहीं भी उसमें अवाम की फलाह बहबूद नहीं है। इनकी तरजीहात सिर्फ ये कि अपने पोलिटिकल ओपोनेंट को, जो इमरान खान की सूरत में ऐसे ही कुछ की आपकी तरजीहात ये है कि इंतकामी सियासत का आगाज कर दिया जाए, जो आपके साथ हुआ। वो चाहते हैं कि अब हमारी ओपोजिशन है उनसे भी चुन चुन कर बदला लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल एग्रेसिव मोड पर है। आप अब इस सूरत हाल को कैसे लेकर चलें, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हालात को कंट्रोल करे, ना कि मजीद खराब करे? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं कि जो मेरे भाई बात कर रहे हैं ना, वही मैंने कहा कि ये इनको अच्छा नहीं लगता कि ये सारे इनके लगाए हुए पौधे हैं, इंतशार के पौधे हैं। देखें, जब ये इमरान खान साहब और पीटीआई हुकूमत में आई, मेरे भाई ने जैसे बताया है कि उस वक्त मियां शहबाज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे कहा था, मैं उस वक्त भी मैं तीसरी दफ़ा MNA बना हूँ, तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि हमारे साथ आओ, मिसाक के जो है इसका मिसाक की मईशत करें और इस मुल्क को लेके आगे चलें। आप जो है हम आपको एज ए अपोजिशन अपनी सपोर्ट देने को तैयार हैं। फिर जब हम हुकूमत में आए तो उस वक्त भी मियाँ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि चलो उस वक्त आप नहीं बैठे, आप अपोजिशन में आए तो आप हमारे साथ हैं। लेकिन ये ना उस वक्त आए ना अब आए। इनका पता क्या काम है, ये देखें, जो लैंग्वेज आप वज़ीर आला की होती है और जो आप एक ज़िम्मेदार आदमी के तौर पे अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, ये इतना गाली गलौच, ये कोई सुल्तान राई वाला किरदार थोड़ा है कि वो गंडासा लेके खड़ा हो जाए, वो कहे मैं तो आपको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं जेल तोड़ दूंगा। वो कहता है मैं जेल तोड़ के इमरान खान को रिहा कर दूंगा। वो कहता है पंजाब पे मैं हमलावर हो जाऊंगा। वो कहता है अफ़गानिस्तान के साथ हम खुद अपने मुज़ाकरात करेंगे। अब ये देखें, ये कैसी बातें, ये ना आइन के मुताबिक हैं ना कानून के मुताबिक हैं। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से इस शो को हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर हसन साहब, अली अमीन गंडापुर साहब बड़े देर बाद मंजर आम पर आए, फिर उनकी तरफ से वही ज़बान इस्तेमाल की गई है। कभी वो सुपरिटेंडेंट को धमकी लगा रहे हैं तो कभी कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान से बात करेंगे। एक सूबे की क्या हैसियत होती है एक मुल्क से बात करने की? देखिए, ये जो बार बार बात की जा रही है, पहले भी आपने कहा कि आप इन्हें नेगोशिएशन के लिए कहें, सालिसी का किरदार अदा करने के लिए। पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम कैबिनेट में शामिल नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में हैं। जिस तरह
1.5 साल पीडीएम की हुकूमत के दौरान अलवी साहब सदर थे, तो सदर जरदारी ने इन्हें पार्लियामेंट के अंदर दावत दी है। और ऐसा सदर जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो कि दुश्मनों को माफ भी करता है, अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को तफवीज़ भी करता है, जलते पाकिस्तान की आग को लगने से रोकता भी है, पाकिस्तान के लिए सबको साथ में लाना जानता है, उसने इन्हें कहा है कि आइए हम बैठे। अब देखिए, जब आपकी बातें इस किस्म की हों, आप बगावत क्या, तो बगावत से बात बहुत आगे निकल गई है। अगर एक सियासी जमात ये कोशिश करे, हमें कोशिश तो मिलकर ये करनी चाहिए कि जो हमारी इकोनॉमी है उसे बेहतर करें। ये कोशिश करते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट करे, ये लेटर लिखते हैं इनके वजीर खजाना पंजाब के और KPK के, ये जाके US में करारदाद पेश करवाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि ये दहशतगर्द मुल्क है। ये मोदी की जुबान बोलते हैं। अब बताइए, इनका वजीर आला अगर ऐसी जुबान इस्तेमाल करेगा, उस सूबे का वजीर आला जो इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, तो कैसे हम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ेंगे? तो मैं फिर इन्हें कहता हूं कि सदर पाकिस्तान ने इन्हें दावत दी है। पीपल्स पार्टी हर तरह का किरदार, ये जो कमेटी बनी है चेयरमैन साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कल तजवीज़ दी थी, उस पर बनी है। हम आज भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस बैठे, ये अंगारे उगलना बंद करें। हर वक्त आग नहीं उगली जा सकती। आपकी लगाई आग से मुल्क इस वक्त झुलस रहा है। अब इससे बस करें खुदा के लिए, अपनी जातों के हिसार से अब निकल आए। बहुत हो गया है, लोग तंग आए बैठे हैं, बेरोजगारी, गुर्बत, तकसीम और नौजवान नस्ल के हाथों में कुछ नहीं है। इस तरह आप उन्हें सिवाय मायूसी के कुछ नहीं देंगे। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आइए बैठिए, पार्लियामेंट में फोरम ये बना है, यहाँ पे गुफ्तगू शनीद शुरू करें, पहले सियासतदान मिले। बैरिस्टर साहब, कल स्पीकर की तरफ से एक तजवीज़ सामने आई थी कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर हम साइन कर लेते हैं। पहले इससे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात होती रही। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हुलिया हुआ, जो उसका हशर हुआ, हम यही सोच सकते हैं कि अभी जो मौजूदा हालात हैं चार्टर ऑफ पार्लियामेंट का भी वही हाल होगा ना? तो PTI उस पर बैठने को तैयार है? जी नहीं, आप इस तरह ना करें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर हुआ है तो उस पर 90% अमल हुआ है। इतने तो पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स पे कभी नहीं होता। पहला चार्टर इसके बारे में क्या होगा? इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट को मछली मंडी ना बनाए। वहां पे उमर अयूब साहब और इनके लोग 3-3 घंटे तकरीर करते हैं, और जब दूसरी पार्टी आए तो फिर ये मछली मंडी बना के गालम गलोच पे उतर आते हैं। बताइए कि कौन सा तरीका है? पार्लियामान को काम करने दे, और इश्यूज भी कुछ नहीं, कभी इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट का इशू नहीं उठाया। शराइत भी तो यही ना कि पहले हमारे बानी को रिहा करें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे। अब इतनी सख्त शराइत कैसे उन पर अमल किया जा सकता है? वो कहते हैं कि हम तभी बैठेंगे जब हमारे बानी रिहा होंगे। देखिए, ये तो इमरान खान और ये इनकी पार्टी कहती थी कि हम NRO नहीं देंगे, तो अब ये NRO क्यों मांग रहे हैं? हमने तो इनसे NRO नहीं लिया। हम तो अदालतों से 14 साल हमने 14 साल हमने केसेस लड़े हैं और बेगुनाह जेलों में रहे हैं और अब रिहा हुए हैं। तो अब आप NRO ना मांगे, केसेस अदालतों पे छोड़ें और हुकूमत के साथ सियासी मुज़ाकरात करें, पार्लियामेंट को आगे बढ़ाएं, पार्लियामेंट के बाद जमहूरियत को आगे बढ़ाएं, जमहूरियत के बाद रियासत को आगे बढ़ाने के लिए चार्टर करें। अब ये मुल्क को जरूरत है, खुदा के लिए ये अब नफरत को कम करना चाहिए, बहुत हो गया इसमें। ठीक है नदीम साहब, नफरतों को कम करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो PTI कहते थे कि हम NRO नहीं मांगेंगे, वही NRO की दरखास्तें कर रही है? अदालतों से बरी होना चाहिए ना, आपको बाइज्जत तरीके से बरी होना चाहिए। अब इस तरह की धमकियां तो काम नहीं आएंगी। देखिए, एक तो NRO का लफ्ज, अगर हमें कोई वो शख्स वो ताना देता है NRO का, जिनके माथे पे जनरल मुशर्रफ से लिया गया NRO सब, तो इस पे बंदा हंस सकता है, मजाक उड़ा सकता है, अफसोस कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तारीख में अगर 2 NRO हुए और वो दोनों के दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप के हिस्से में आए, तो मैं इस पर इज़हार अफसोस कर सकता हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो आज की रूल ऑफ लॉ के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए आइन के लिए स्ट्रगल कर रही है। जितने मुकदमात इमरान खान पर कायम किए गए हैं सियासी, जितने मुकदमात तहरीके इंसाफ की लीडरशिप पर कायम किए गए हैं, और जो कुछ हमारे साथ किया गया है, खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ, लोगों के कारोबार खत्म कर दिए गए, लोगों के घर गिरा दिए गए, आज भी लोग 2-2 साल से जेल में है, ना करता गुनाहों की सजा में चालान मुरतब होकर नहीं जा रहे। जजिस को इजाजत नहीं है कि वो केसेस सुने। अगर इससे 80% कम तकलीफ भी इन पॉलिटिकल पार्टीज पर आती तो ये दुबई और लंदन में बैठे होते। बातें करना बड़ा आसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी से कोई NRO नहीं मांगा। आज भी आप बानी तहरीके इंसाफ की गुफ्तगू सुन ले, आपके मीडिया के लोग जाते हैं, वो एक स्टांस पर, एक नुक्ते पर खड़े हैं, उनका एक बड़ा वाज़ेह खुला स्टांस है। अगर वो आज भी इनकी तरह पांव पड़ के और ये जो
बातें करते हैं जी 14 साल की जेल काटी जरदारी साहब ने, और जिया शाहिद, एक जुमला मेरा, ठीक है, एक जुमला सिर्फ, एक जुमला। जिया शाहिद मरहूम एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, खबरें अखबार के चीफ रहे हैं। उन्होंने अपनी वफात से पहले कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने 14 साल की जेलों के सारे अहवाल बयान किए थे। वो जेलें नहीं थी, वो 5 स्टार फैसिलिटीज लेकर अगर इस कौम पर इन लोगों ने मुसल्लत होना है, कौम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है। अभी आपने कहा जी हमने देख रही है अवाम किसका साथ है। वो कहते थे कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, और अब वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी धोखाधड़ी से काम करे, ना हुकूमत से ना एस्टेब्लिशमेंट से। फिर वो क्या करना चाहते हैं? मुल्क की हालात किसी ना किसी तरीके से हमने ठिकाने तो लगाने हैं ना। देखिए मैं गुजारिश करूं, हुक्मरान अगर इफ्ताल से, हुक्मरान अमली तौर पर अगर ये साबित करें कि वो बात करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। कल अयाज सादिक साहब ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, बिलावल जरदारी साहब ने बड़ी शानदार गुफ्तगू की है, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर उनको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन देखना यह है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बिहेव कर रही है। जो गवर्नमेंट है असल में, बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, नून लीग की गवर्नमेंट है इस वक्त। नून लीग क्या कर रही है? मतलब अरकान असेंबली ने क्या जुर्म किया था? एक जलसा अगर 2 घंटे लेट हो गया तो आप अरकान असेंबली को असेंबली में दाखिल होकर गिरफ्तार कर लें। जिस मुल्क में 90 दिन में इंतखाबात होने थे, आइन तोड़ा गया, इंतखाबात 1.5 साल नहीं हुए। जिस मुल्क में रोज कानून तोड़ा जाए, आइन तोड़ा जाए, मुल्क की धज्जियां बिखेरी जाए, वहां कोई गिरफ्तारी नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि इंतखाबात 1.5 साल लेट क्यों किए। इस तरह से केपी और पंजाब में मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी बैरिस्टर साहब, आपकी तजवीज़ सुनूंगी। लेकिन इससे पहले जुल्फिकार साहब, जो आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की क्या पोजीशन है? क्या अददी अक्सरियत हासिल कर पाएगी? मौलाना फजलुर रहमान की बात करें तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं कल भी अपोजिशन में था, आज भी अपोजिशन में हूँ। तो आप मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान को? देखिए वो तो एक अच्छा शगुन होता है जब आप कोई ना कोई आपकी पार्टी जो है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी की एक अहमियत है, और ये उसको साथ में लाना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि ये एक नंबर गेम्स होती है। लेकिन मैं मौलाना फजल रहमान के बारे में जो पीटीआई के लोगों ने अपनी, वो कहते हैं माजी को ना छेड़ें, जो इन्होंने उनके बारे में मानी है पीटीआई ने और इन्होंने गुफ्तगू की, वो भी किस लायक थी। मतलब इस बात को छोड़ें। बाकी मैं आपको बताऊं, ये बातें कहते हैं ना बार बार, ये एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठते हैं। जैसे मतलब ख़वातीन की लड़ाई नहीं होती तो छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें जो जिनकी बैकग्राउंड नहीं होती, तो ये इस किस्म का बिहेवियर है इनका। देखिए मैं आपको बताऊं, जब तक आपका सिस्टम में भी नहीं होता जितना अभी हम देख रहे हैं। जी जी, सियासी जमातें अपना मुजाहिरा कर रही हैं। जी सौकनों मुझे प्रॉपर वर्ड सौकनों वाला कहना चाहिए। अच्छा, ये ख़वातीन मेरे लिए बहुत वाजिबुल एहतराम है। मैं आपको बताऊं, देखिए मसला ये है कि ये अपना हमारा मुल्क है, ना हम मुस्लिम लीग नून के लोगों को, ना पीपल्स पार्टी के लोगों को, ना हम एमक्यूएम को, ना हम पीटीआई के लोगों को, ना हम उनकी लीडरशिप को, किसी को इस मुल्क से बाहर नहीं निकाल सकते। हमने यहाँ ही रहना है। जब हमने यहाँ रहना है तो अपने इख्तलाफात हमें बातचीत से ही ख़त्म करने हैं। हमें अपने चीज़ों को मिल बैठने का ये एक सिलसिला बनना है, तब ये मुल्क आगे जाना है। अब जब हम इनसे बातचीत की बात करते हैं तो ये हमें ताने देते हैं कि हुकूमत की ताकत क्या है, जी हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे। और जब साथ ही ये कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, फिर साथ ही फ़ौज के ख़िलाफ़ भी तकरीर कर डालते हैं। तो ये क्या मतलब, यानी इनका कोई है ही नहीं। जब फिर कहते हैं अगर हम बेख्तियार हैं तो फिर हमने गिरफ्तारियाँ की हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं। फिर आप उनसे पूछे भाई फिर हमारे से हमें क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि हुकूमत में ताकत नहीं है, अगर हमें ताकत नहीं है या हमारे पास में कुछ भी नहीं है, मिसाल है, यही कहते हैं ना, तो ये इन्हें कहें कि फिर एस्टेब्लिशमेंट से बात कर लें। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, कहते हैं नहीं जी हम तो सियासी जमातों से बात करते हैं। इसीलिए हमने इन्हें कहा कि मिनिमम ये हो सकता था कि एक मिसाके पार्लियामेंट का मतलब ये है कि हमने इन्हें कहा तो मिनिमम जो कम अज़ कम आप असम्बली के अंदर आवाम की मफाद की बात करें,
आवाम के मसाइल की बात करें, पाकिस्तान की मैशत की बात बिल्कुल, मैं आपकी बात से अग्री करूंगी। यही तजवीज़ आमिर साहब की तरफ से भी सामने आई। वो कह रहे हैं कि अब वो खुदारा इन लड़ाई झगड़ों से निकले, सियासी इख्तिलाफ से निकले, आप मुल्क के लिए कुछ सोचें, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सोचें, क्योंकि पाकिस्तान हमारी तरफ से तो मसला ही नहीं है। देखें आज बिलावल साहब ने कल जो तजवीज़ भी दे रहे थे, क्योंकि जुल्फिकार साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत तो तैयार है मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन पीटीआई की तरफ से जो दोगलापन है, कभी वो कहते हैं कि हुकूमत से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, ऑन दी अदर हैंड वो बात करते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट में यकीन नहीं है, तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं आपको इधर से बता देता हूं कि मैं प्रोग्राम में बैठा हूं, आपने सवाल किया, मैंने पॉजिटिवली जवाब दिया कि कोशिश करनी चाहिए कि हम मिल बैठें। अब वहां पे पीटीआई का रवैया देखें, उन्होंने पुरानी बातें एनआरओ की शुरू कर दी, फलां। देखिए, अब मैं बताता हूं, जो एनआरओ हुआ था वो तमाम सियासी जमात, और ये फिर याद रखें नदीम साहब, और दोबारा इस बात को ना करें अगर झूठ बोलना है तो फिर इन्हें मुकम्मल इजाजत है जो कि ये बोलते रहते हैं। बात ये है कि एनआरओ जिस जमात ने केसेस बनाए थे और जनरल मुशर्रफ ने, उन्होंने माना कि केसेस गलत बने हैं, तो उन केसेस का, लेकिन उसके बावजूद इफ्तिखार चौधरी ने वो केसेस ओपन किए एक चंद दिनों के अंदर, और हमने अदालतों से क्लियर होके आए हैं। तो एनआरओ ये था कि मोहतरमा एनआरओ करके आई थी कि मैं मुल्क में शहीद होने जा रही हूँ, और लाशें उठाने के बावजूद लोगों में और अवाम में मोहतरमा मौजूद थी। तो लोगों को सियासी तारीख देखनी चाहिए। आज आपके कहने से कि हम जमहूरियत की जद्दोजहद कर रहे हैं, शफाफ इलेक्शन की, तो भाई आइए पहले 2018 में जिन्होंने मुंह काला करवाया है इलेक्शन से, धांधली से, जनरल बाजवा की गोद में बैठे हैं, फैज हमीद के बगल बच्चे रहे हैं, उसके जरिए उन्होंने पॉलिटिक्स की है, आइए फिर उसका भी पहले एहतसाब कर ले। तो मैं यही कहता हूं कि जब पॉजिटिव बात करें तो उसका पॉजिटिव जवाब दें, वगरना आपका यही काम है, आप तो किसी के साथ नहीं बैठ सकते। आपका यही प्रॉब्लम है, आपने मुल्क को पिछले 12 साल 13 साल से एक क्योस के अंदर रखा हुआ है। मुल्क के अंदर तहरीक इंतशार ने एक ऐसा इंतशार फैलाया है कि जब पूरी कौम दहशतगर्दी पे इकट्ठी हो गई, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की फौज, तमाम इदारे, उस वक्त इमरान नियाजी जाके तालिबान का नुमाइंदा बन के आ गया मुल्क और कौम के बच्चों के खिलाफ। तो ये तो वो लोग हैं जो हमारे कातिल हैं, ये उनके नुमाइंदे बन जाते हैं। तो इतने इंतशार और इतना पर्दाज लोगों से फिर भी मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि अब अपनी जुबानों को बस कीजिए। कितनी गाली बकेंगे, ये बी जमालों की तरह तानाजनी गालियां, कोई आपको कहे आ जाए बैठे उसे भी गालियां शुरू कर देते हैं, कोई आपसे कहे कि गालियां मत बके उसमें मजीद गालियां शुरू कर देते हैं, कोई आपसे कहे कि लड़ाई ना करें आप और आग उगलना शुरू कर देते हैं। खुदा के लिए कोई ये 1% भी दिखा दे कि आप में कोई इंसानियत है, आप किसी के साथ बैठ सकते हैं, आप मुज़ाकरात कर सकते हैं। मुज़ाकरात या हमसे आजकल नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा या इमरान नियाजी नहीं कर रहा। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से इस शो को हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम साहब, मुज़ाकरात या तो नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा या फिर इमरान नियाज़ी नहीं कर रहा, ये बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिजिड बिहेवियर से बाहर निकले, थोड़ी सी लचक का मुजाहिरा करें, अपनी ज़बान को थोड़ा सा कंट्रोल करें, गालिब गलौज का कल्चर भी खत्म करना होगा। तहरीक इंसाफ की बजाय आप तहरीक इंतशार को फिरोग दे रहे हैं। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं किसी के ज़हनी मर्ज का इलाज तो मेरे पास है नहीं, आप इनकी गुफ्तगू से इनकी कैफियत का अंदाजा कर सकती है। असल में अवामी पजीराई से महरूम ये लोग जो हमें ताना देते हैं, और सुने ना यार, मैंने आपकी सारी बकवास सुनी है, मेरी बात सुन ले, मैंने सारी बात सुनी आपकी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि होता ये है कि जब लोगों की अवामी पजीराई से लोग महरूम हो जाते हैं, फिर उनके मुंह पर कैंपर आ जाते हैं। ये गुफ्तगू से इंतशार ये फैला रहे हैं, मैं फैला रहा हूँ, बड़े आराम से ये अयूब खान को डैडी कहने वाले लोग, ये सिंध को लूटने वाले लोग, ये मिस्टर 10% पाकिस्तान को तबाही के तहाने पे पहुंचाने वाले लोग, ये कश्मीर का कच्चे के डाकुओं को पैदा करने वाले लोग अब हमें लेक्चर देंगे, हम इनसे सीखेंगे अखलाकियात, हमें अब खातर पटेल अखलाकियात, जैसे अहमद हमें अखलाकियात। तो ये इनका सब ग्रुप है, ये नहीं चाहते कि हमें इंतशार का खाना देकर खुद चाहते हैं कि ये लेक्चर बिल्कुल मैं आपकी बात भी सुनूंगी। जी नदीम साहब, लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया, लेकिन 25 करोड़ लोगों के मुस्तरद लोग हैं, ये दिलों से उतरे हुए लोग हैं, दिलों से, ज़हनों से, दिमागों से उतरे हुए लोग हैं। अब ये साजिशों के जरिए चाहते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान जिस जमात को प्यार करता है, पाकिस्तान का नौजवान जिसको वोट देता है, चले मैंने इनकी बात मान लीजिए, हम इंसाफ फैलाते हैं,
तो जिन लोगों ने 8 फरवरी को वोट किया, इतने बड़े जबर के बावजूद, इतने बड़े फ्रॉड के बावजूद, इतने बड़े धोखे के बावजूद 106 सीटें नेशनल असेंबली की, वो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई? जिस जमात के पास निशान ना हो, जिसके कैंडिडेट्स अगवा कर लिए जाए, जिनके लोगों को ये इजाजत ना हो कि वो अपने नॉमिनेशन पेपर खुद जाके जमा करवा सके, जिनको इलेक्शन कैंपेन की इजाजत ना हो, जिनको कैंप ना लगाने दिए जाए, पोलिंग एजेंट ना बिठाने दिए जाए। 2018 के इलेक्शन इन्हें याद आ रहे हैं। तो भैया आप तो आज आपके हालात ये हैं, आप एक इलेक्शन नहीं जीत सकते न्यूट्रल अगर हो जाए। जितना बड़ा फ्रॉड आप हैं, जितना बड़ा फ्रॉड नदीम साहब, तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह की अभी जरूरत है। अगर हम हालात को मद्देनजर रखें, आपने इन्हीं से बात करनी है, थोड़ा सा मुल्क का मुशाहिदा कर लें। बैरिस्टर साहब, नदीम साहब ये कह रहे हैं कि मैडम मुझे 2 मिनट देना, मैडम मुझे 2 मिनट देना। जी बोलिए। अच्छा मैडम, मैं एक अर्ज़ करूं, यही प्रॉब्लम है मेरे इन भाइयों का कि जब भी इनसे कोई लॉजिकली बात करें, कोई इनको चीज़ कहें, वो वही चीज़ों को ये वायलेट करते हैं और फिर ये अपना शूटिंग करके ये कोशिश करते हैं कि दूसरों के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करें। हमने यही, इसको हम इंतशार पार्टी इसीलिए कहते हैं। ये देखें फिर बंद करें ना आप। मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है, प्लीज आप मुझे बोलने, प्लीज आप बोलने थे। जी मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है, मैं आपकी गुफ्तगू में इंटरफियर नहीं हुआ। मेरी हौसला रखें भाई, हौसला रखें मेरे भाई, हौसला रखें नदीम भाई, हौसला रखें, मेरी बात सुने। ये भाई 1 मिनट ज़रा चुप कर जाए, फिर अगर हौसला है तो चुप कर जाए ना भाई, बात सुन लेना। मैं कोई गलत बात नहीं करने लगा, मैं आपकी तरह की गुफ्तगू नहीं करने लगा। प्लीज़ आप हौसला रखें। देखिए मैं यही आप इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब हमारी जो यंग जनरेशन है वो देख रही है। अब देखें, मुझे बात तो करने नदीम साहब बात करने दें, फिर इस तरह से कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। नदीम साहब ऐसा ना करें, आवाज बंद करें ना, जिसकी वो क्या आपके ज्यादा शूटिंग करने से क्या आपका ज्यादा मसला हो जाएगा ना? आवाज आपकी बात भी सुनूंगी। जी सर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जी जुल्फिकार साहब, मैंने आपकी गुफ्तगू में इंटरफियर नहीं किया, ना आपके बारे में कोई नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किया। आप प्लीज़ आप 2 मिनट से, मैं PTI का नहीं हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मेरी बात सुने। देखिए मैं यही एक रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, मैं इनसे भी इल्तिजा करने लगा हूँ। आप बोलने नहीं दे रहे तो कैसे? देखें यार, मेरी बात तो सुन लें, आप मेरी बात तो सुन लें। ओ भाई बात तो सुन लें, क्या हो गया? मेरी बात सुन लें। फिर वही बात देखें ना, ये इनका प्रॉब्लम है। लेकिन पहले जुल्फिकार अली साहब को बात करने दें, ताकि प्रोग्राम का कुछ समझ तो आए कि प्रोग्राम किस तरफ हम लेकर जा रहे हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सिर्फ थोड़ी देर तहम्मुल से सुन लें, क्योंकि जुल्फिकार साहब भी सुन रहे हैं। देखिए आपने प्रोग्राम इंसल्ट करने के लिए बिठाया हुआ है। किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया। जुल्फिकार साहब ने बड़े तहम्मुल से सुना। मैंने तो बोलने दे सर, आपको पूरा टाइम मिलेगा। मैंने तो इनके बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की। इनको क्या हो गया है? ये पानी पी, इनकी बड़बड़ तो नहीं सुननी, इनकी आवाज बंद करें ताकि प्रोग्राम हो सही तरीके से। मैं देखें, मेरी बात सुने, ये क्रॉस टॉक अच्छी बात नहीं होती। बात सुने मेरी, मेरी मेरी मोदबाना रिक्वेस्ट है, इनसे मोदबाना रिक्वेस्ट है कि एक देखें, हमें अपने मुल्क को चलने देना चाहिए, हमें अपने मईशत को चलने देना चाहिए। अल्टीमेटली इन लड़ाइयों में, झगड़ों में, इंतशार में देखें, अगर आप इनका एक ही मसला है कि जी इमरान खान को रिहा करो। देखें जैसा कि मेरे भाई ने पहले कहा, बैरिस्टर साहब ने, देखें 14 साल हमारी लीडरशिप पीपल्स पार्टी की, नून लीग की लीडरशिप 14 साल 10 साल। मेरी आप बात सुन, 1 मिनट, हम अंदर रहे, अगर हम 1 मिनट बात सुन लें। उस वक्त अदालतों से रिलीफ लिया है, ये भी अदालतों से रिलीफ लें और बाकी मुल्क को चलने दें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये इस किस्म की गुफ्तगू, हालात का तकाज़ा भी सर यही है कि इन लड़ाई झगड़ों, गालम गलोच से, इंतशार की सियासत से निकलकर मुल्क का कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अवाम पिस रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नुकसान अवाम का हुआ है। प्रोग्राम का जी ठीक है, आमिर साहब कर दें, समाप्त करें आप। PTI के वो लोग ने जो गुफ्तगू कर सके, आर्ग्यूमेंट कर सके,
अदरवाइज फिर हमारी पार्टियों से हैं तो नहीं, लेकिन ऐसे लोग उठेंगे कि जो अजहर सदीक का हाल हुआ है, फिर इनकी जुबानों को लगाम देने के लिए। उनकी के आने वाले दिनों में ये तमाम लोग मिलकर बैठें और मुल्की मसाइल को हल करने की कोशिश करें। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।